आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइड, हिंदी में जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटे क्यों उत्पन्न होते हैं, उनके पीछे क्या कारण होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, कितने इसके टाइप होते हैं, यह सब आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ज्वार भाटा आखिर होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के ऊपर दो तरह की फोर्सेस काम करती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण फोर्स है ग्रेविटी, इसे हिंदी में हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी आपने कोई भी चीज़ उछाली ऊपर की ओर तो वापस नीचे की ओर गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे रोक लेता है, उसे बांध के रखता है, यानी ग्रेविटी अपना कार्य करती है। तो एक तो ये फोर्स अर्थ की है, एक दूसरी फोर्स है अर्थ की, जिसे कि हम हिंदी के अंदर कहते हैं केंद्रापसारी बल, या इंग्लिश में जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यानी धरती चूँकि अपने एक्स के ऊपर लगातार घूम रही है, तो इस घूमने के कारण इसकी जो खासकर इक्वेटर के आसपास की जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो वाटर है, वो बाहर की ओर फेंकता है। जैसा कि हम एक पंखे का उदाहरण लें तो पंखे की हवा चारों ओर क्या है, बाहर की ओर फेंकती है। क्यों फेंकती है? क्योंकि केंद्रापसारी बल उसके ऊपर कार्य करता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी भूमध्य रेखा और इसके आसपास थोड़ी उभरी हुई हमें दिखाई देती है और पोल्स के ऊपर थोड़ी धंसी हुई है, दबी हुई है। तो ये दो कारण संतुलित रखते हैं पृथ्वी को। ना ही तो हम, यानी ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य है वो ऊपर उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ग्रेविटी रोक लेगी, और ना ही केंद्रापसारी बल इसको फेंक सकेगा क्योंकि ग्रेविटी रोक लेती है। कहने का मतलब ये दोनों बल जब तक कार्य करते रहेंगे तब तक पृथ्वी संतुलित रहेगी। इसके ऊपर प्रत्येक जो वस्तु है, एलिमेंट है, वो यहीं रहेगा। लेकिन जब तीसरा बल आता है जो कि बाहर से आता है, जैसे चंद्रमा का कर्षण बल है, सूर्य का कर्षण बल है, यानी ट्रैक्शन है, जो अपनी ओर खींचना है, तो वो क्या है? जो धरती का पानी है, महासागरों का पानी है, नदियों का है, झीलों का है, वो ऊपर की ओर उठता है। तो जब वह समयानुसार महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ज्वार भाटा क्या होता है और क्या क्या इसके पीछे कारण है, ये और हम डिटेल के अंदर देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्रमा का कर्षण बल है, मून्स ट्रैक्शन है। उसके बाद सूर्य का कर्षण बल है। सूर्य हालांकि चंद्रमा के मुकाबले बहुत बड़ा है, तो उसका जो कर्षण बल है वो भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती, लेकिन सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा है धरती के मुकाबले। लगभग 15 करोड़ 84 लाख किलोमीटर धरती और सूर्य के बीच की दूरी है। तो इसलिए जो सूर्य का कर्षण बल है वो 5/11 हो जाता है, किसके मुकाबले? चंद्रमा के मुकाबले। तो चंद्रमा धरती के नज़दीक होने के कारण ज़्यादा है। यदि आपको कहे मुख्य कारण क्या है ज्वार भाटा आने का, तो हम किसी एक पर टिक करना हो तो हम कहेंगे कि चंद्रमा का ट्रैक्शन है, कर्षण बल है, वो मुख्य कारण है। हालांकि सूर्य भी अपनी तरफ खींचता है। और एक अन्य कारण होता है उभय गुरुत्व के अंदर, इसे इंग्लिश के अंदर हम कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। हम जानते हैं कि जो भी सेलेस्टियल बॉडी हैं अंतरिक्ष के अंदर, वे आपस के अंदर एक दूसरे के प्रति जो पास होती हैं उनके प्रति कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण बंधी हुई हैं। जैसे हम बात करते हैं अर्थ और मून की, तो अर्थ के अंदर यहाँ पर बिल्कुल सेंटर के अंदर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम मान लेते हैं, लेकिन ये क्या है? मून की ओर, मून के साथ बंधा हुआ है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इससे लगभग 2886 मील दूर अर्थ के अंदर ही एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि मेंटल के अंदर होगा, इसकी जो दूसरी परत है। तो यहाँ पर ये पॉइंट इसके सामने आ जाता है। तो इस पॉइंट के कारण ये मून इसके साथ बंधा हुआ है। अब जैसे जैसे मून इसके चारों ओर गति करेगा तो ये पॉइंट भी इसके साथ साथ ऐसे ट्रेवल करेगा। कौन? उभय गुरुत्व के अंदर। अब इससे होता क्या है, इसका संबंध ज्वार से कैसे है ये और देखते हैं। जैसे यहाँ पर मून इसके बिल्कुल सामने है, तो यहाँ पर इस हिस्से के अंदर मान लेते हैं कि टाइड आ चुका है। तो और दूसरा कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इसके पास है, इस पॉइंट के पास। और इसी बीच जो हमें दूसरी फोर्स अभी हमने देखी, केंद्रापसारी बल लगातार लग रहा है। तो इस हिस्से के अंदर इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो धरती का, जो महासागरों का जल है, वो बाहर की ओर
फेंकेगा, यानी ऊंचा उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि केंद्रापसारी बल यहाँ पर हावी है, क्योंकि कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूसरी तरफ चला गया है। यदि यहीं होता फिर तो यहाँ का पानी उठने नहीं देता। अब चूंकि ये कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इससे दूर हो गया, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की खुद की कमज़ोर पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर केंद्रापसारी बल के कारण इसके पिछले हिस्से के अंदर ज्वार आता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये तीनों फोर्स किस तरह से कार्य करती हैं। 3 मुख्य कारण हैं ज्वार भाटा आने के। अब हम इसके प्रकारों की ओर चलते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं। टाइड के टाइप्स को हम 2 से 3 कैटेगरी के अंदर रखते हैं। पहली कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं उसकी इंटेंसिटी के आधार पर, यानी कितना बड़ा ज्वार आ रहा है। उसके अंदर हम एक तो होगा हमारे पास हाई और एक होगा लो टाइड। सबसे पहले हाई टाइड की कंडीशन देखते हैं। जब सन, अर्थ और मून तीनों एक लाइन के अंदर होंगे तब इस स्थिति को जो लीनियर कंडीशन भी कहा जाता है। लेकिन इसको एक साथ क्या एक नाम और लिया जाता है इसका, कि सन और मून ऑपोजिट हैं तो इसे ऑपोजिशन भी कहा जाता है। यही कंडीशन चंद्र ग्रहण के समय भी होती है, क्योंकि जो धरती की छाया है वो मून के ऊपर पड़ती है, तो इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। लेकिन हर महीने चंद्र ग्रहण नहीं होता। ये हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण टॉपिक को कवर करेंगे, उसके अंदर देखेंगे। लेकिन एक चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ दोनों तरफ फोर्स लग रही है, तो दोनों जगहों का ही जल है वो ऊपर उठेगा। क्योंकि दोनों अलग अलग रूप से इसको खींच रहे हैं, अलग अलग हिस्से के जल को खींच रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो टाइड होगा वो हाई होगा। इसी को स्प्रिंग टाइड भी कहा जाता है। और इस स्थिति को कहते हैं सिजगी, यानी सभी एक ही लाइन में है और बड़ा टाइड आता है, दोनों तरफ उच्च ज्वार आते हैं, इसलिए इसे सिजगी कहा जाता है। इसी के साथ एक कंडीशन और भी होगी, जब मून यहाँ आ जाता है, अब भी एक ही लाइन में है, लीनियर पोजीशन के अंदर है, लेकिन अब मैक्सिमम टाइड उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि मून और सन की दोनों की फोर्स एक ही हिस्से के जल के ऊपर लग रही है, तो यहाँ मैक्सिमम सबसे बड़ा टाइड आएगा। इसे ही हम हाई और स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा ज्वार। फिर आते हैं लो, या जिसे हम कहते हैं नीप टाइड। ये कब होगा? जब मून अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ आ जाएगा। तो अब देख रहे हैं आप 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसे हम क्वाड्रेचर भी बोलते हैं, चतुर्थांश भी बोलते हैं। यही कंडीशन जब मून यहाँ आ जाएगा तब होगी। यहाँ भी 90 का एंगल, यहाँ 90 का एंगल बनेगा। तो इस कंडीशन के अंदर सन की फोर्स अलग कार्य कर रही है, मून की अलग, लेकिन दोनों ऑपोजिट तरीके से कार्य कर रही हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आते हैं? लो टाइड आते हैं। इसी को हम नीप टाइड कहते हैं। तो ये तो हो गए इंटेंसिटी के आधार पर। अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी के आधार पर और देखते हैं कि कितनी बार आते हैं, दिन में 1 बार, 2 बार, 4 बार, वो और देखते हैं। सबसे पहले है डेली टाइड, प्रतिदिन आने वाले ज्वार, दैनिक ज्वार भी बोलते हैं। फिर से हम कंडीशन बनाते हैं। ये हो गया हमारा सन, अर्थ, और इधर हमने बना लिया है मून को। तो अब मान लेते हैं इस स्थान के ऊपर ज्वार आया है और एक ज्वार इधर आया है। पहले हम दैनिक ज्वार देखते हैं, उसके बाद हम जो सेमी टाइड है उसको भी देखेंगे। तो मान लेते हैं इस स्थान के ऊपर ज्वार आया है, क्योंकि मून ने अपना अट्रैक्शन फोर्स दिखाया है, तो यहाँ का जल है वो ऊपर उठ चुका है, यहाँ पर टाइड आ चुका है। अब इस स्थान पर, इसी स्थान पर, जैसे मान लेते हैं ये पैसिफिक ओशियन है यहाँ पर, तो इसी स्थान पर दोबारा टाइड कब आएगा? तो जब यही पॉइंट 24 घंटे के बाद यहाँ आ जाएगा तब डेली टाइड होगा। लेकिन एक कंडीशन और इसी के साथ कार्य करेगी कि ये 24 घंटे बाद टाइड यहाँ पर नहीं आएगा, इसी स्थान पर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं आज टाइड आया है, अब 24 घंटे के बाद यही पॉइंट यहीं आ जाएगा घूमकर, लेकिन मून इसी बीच अपनी पोजीशन क्या है, चेंज कर चुका होगा। क्योंकि मून भी लगातार अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो मून क्या है अपने ऑर्बिट के अंदर थोड़ा
आगे बढ़ चुका होगा। तो इस हिस्से को मून के बिल्कुल ठीक नीचे आने के लिए कितने मिनट और लगेंगी? 50 मिनट और लगेगी। तो 24 घंटे 50 मिनट बाद अर्थ के प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक जो महासागरीय स्थान है वहाँ पर डेली टाइड आते हैं। इसी को हम दैनिक ज्वार बोलते हैं। तो ये तो हो गए डेली टाइड। अब हम बात करते हैं सेमी यानी अर्धदैनिक ज्वार, जो दिन में 2 बार आते हैं। जैसे यहाँ पर इस स्थान के अंदर सूर्य के कारण ज्वार आया है, टाइड आया है। अब यही स्थान 12 घंटे के बाद मून के सामने होगा, लेकिन मून ने 12 घंटे के बाद अपनी पोजीशन 12 घंटे के दौरान चेंज कर ली है, तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा अपने ऑर्बिट के अंदर। तो उसे 12 घंटे और 25 मिनट लगेंगे, यानी 25 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे मून के ठीक नीचे जाने के लिए। उस स्थान पर अर्थ क्या है, पहुंच जाएगी, क्योंकि अर्थ की घूमने की गति मून के मुकाबले तेज होती है। तो ये स्थान घूमता घूमता मून के नीचे, बिल्कुल ठीक नीचे आ जाएगा। तो ये होंगे फ्रीक्वेंसी के आधार पर, यानी कितने बार आते हैं दैनिक और अर्धदैनिक ज्वार। अब कुछ एक विशेष स्थितियाँ होती हैं, जैसे एक तो होती है पेरिहेलियन, एफेलियन, यानी उपभू और अपभू। वर्ष के अंदर एक दिन ऐसा होता है जब अर्थ सन के बिल्कुल यानी सबसे कम दूरी पर आ जाती है, वो होता है जुलाई के अंदर 3 जुलाई को, और जनवरी के अंदर सबसे दूर हो जाती है। तो इन कंडीशन के अंदर जो टाइड आते हैं, वो जो जुलाई के अंदर आता है वो हाई टाइड हो जाएगा, और जनवरी के अंदर आता है वो लो टाइड। इसी तरह मून के साथ भी ऐसा ही होता है। एक दिन ऐसा आता है जब ये जो अर्थ है वो सबसे नज़दीक होती है मून के, और मून के वैसे एक दिन दूर होती है। तो उस कंडीशन के अंदर भी जो टाइड है वो आते हैं। तो लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी होती है कि मून मान लेते हैं यहाँ होगा, तो एक ही लाइन में है, सिजगी है, मून भी खींच रहा है, सन भी खींच रहा है, लेकिन ये दोनों अर्थ के क्या हैं, क्लोजेस्ट होते हैं। उस टाइम मैक्सिमम ज्वार होता है, और इसे हम, यह प्रत्येक 1600 साल के बाद ऐसा होता है, यानी 1600 सालों के अंदर ऐसी कंडीशन बनती है जब ये सारी चीज़ें ही कार्य करती हैं। सन अर्थ के नज़दीक होता है, मून भी नज़दीक होता है, एक ही लाइन में होते हैं, यानी सारे फैक्टर में मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक टाइड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप टाइड क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।